वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 66 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. You will feel pride on yourself in the position of an iron will. Even sky is the limit for Daniel and Anil. In deadly earnest, doubling down our policy and strength. However tough in deep to do, a string of works we do, even more explicitly, that too unbent with ooze. Today's situation is, it is my admonition to leave the front gate on the latch so that you can throttle the wrongdoers, and he has to jump through a lot of hoops to get inside the room. Till then, gentle considerers will reach to your door. In this way, his plan will be vanquished and gone belly up. चलिए इस सिचुएशन में जितना भी हम वर्ड फ्रेज या इडियम्स यूज किए हैं इसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is admonish. admonish देखिए ई उल्टा लिखा हुआ, दैट इज और डी मिस ड और एम के ऊपर लग रहा है, मीन्स एम पे जोड़ देना होगा। और ए के आगे जो दो बिंदु है मीन्स आ हो गया, और सिग्मा जो है तारफ होता है तो पढ़ेंगे एडमॉनिश एडमॉनिश एडमॉनिश। दिस इज अबव, इसका मतलब होता है टू एडवाइज समवन टू डू समथिंग। मान लिया किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ये काम करो, ये करना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे एडमॉनिश। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल, हिज टीचर एडमॉनिश्ड हिम टू डू हार्डर देन हार्ड वर्क फॉर गेटिंग गोल। मतलब उनका टीचर जो है उनको प्रोत्साहित किया, उनको सलाह दिया कि आप कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए अपने गोल प्राप्त करने के लिए, नहीं तो ये कंप्यूटर एरा में ये संभव नहीं है। इसलिए मैं बोला हिज टीचर एडमॉनिश्ड हिम टू डू हार्डर देन हार्ड वर्क फॉर गेटिंग गोल। और जब इसका सेकंड अर्थ जो होता है टू टेल समवन दैट यू हैव डन रॉन्ग, मान लीजिए आप उनको सतर्क करते हैं, सचेत करना जो बोलते हैं, किसी को सतर्क करना या सचेत करना कि नहीं आप ये गलती किए, ये ऐसा नहीं है, तो ऐसा जब कारनामा होगा उस समय भी हम इसको यूज करेंगे, उसको भी बोलेंगे हम एडमॉनिश। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, umpteen times you were admonished by your teacher for misbehavior। मैंने कि आपके टीचर के द्वारा आपको बहुत बार ये आपको सतर्क कर दिया गया है कि आप बहुत बार गलती किए हैं क्लास में, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, मिसबिहेव कर रहे हैं, इसलिए आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। उसी को हम बोलेंगे एडमॉनिश। एंड दिस इज अ नॉन। जब नॉन होता है तो होता है एडमॉनिशन। एडमॉनिशन एडमॉनिशन ऑफ डैन इन इंग्लिश is to do practice rather than cramming। हम लोग का यहाँ पे डैन इंग्लिश का ये कहना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसमें खास करके मान लीजिए कोई वोकैब होता है, वर्ड होता है, आदमी यहाँ बहुत ज़्यादा याद करते रहता है। क्रैमिंग उन्हें याद करना, बिना सोचे समझे उसको याद यदि आप करेंगे तो वर्ड आपका नहीं होगा। इसलिए हम लोग का ये सलाह है, यहाँ जो मैम एडवाइस करते हैं डैन इंग्लिश में, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बोलते हैं, इवन आपके वर्ड्स गिमिंग शो में भी मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने ट्राई टू प्ले विद द वर्ड, तब जाकर के वर्ड आपका अपना होगा, याद मत कीजिए। और आज का सेकंड वर्ड ये रहा, दैट इज लैच। लैच देखिए एल लॉ ए ई जब साथ में आता है तो ए करके होता है, और टी और जब सिग्मा साथ में आता है दैट इज चौ, तो पढ़ेंगे लैच लैच लैच। दिस इज अ नॉन। इसका मतलब होता है मेटल डिवाइस फॉर कीपिंग योर डोर क्लोज्ड। मैंने जिसको अपने लोग बोलते कुंडी जो बोलते हैं या हैंडल बोलते हैं या छिपकली ज़्यादा बोलते हैं अपने लोग, उसी को बोला जाता है लैच। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, लीव योर फ्रंट गेट ऑन द लैच। मैंने ये बोला है कि अपने घर को आप घर का कुंडी लगा लीजिए, दरवाजा को लगा लीजिए, अपने लॉक नहीं कीजिए लेकिन लगा लीजिए, उसको हम बोलेंगे लैच। जब ये नॉन होता है और जब ये वर्ब होता है उसका अर्थ होता है टू क्लोज, मैंने उसको बंद करना जो बोलेंगे, लेकिन बट नॉट लॉक, मैंने टू क्लोज बट नॉट लॉक। तो एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, लैच द डोर, मैंने गेट को बंद कर लीजिए, कुंडी लगा लीजिए, नहीं तो कुछ चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे लैच द डोर। एंड सेकंड एग्जाम्पल इज समवन लैच द डोर
फॉर क्लैंडस्टाइन मीटिंग। जैसे आप जानते हैं क्लैंडस्टाइन मीटिंग माने जैसे आप जानते हैं कि कोई गुप्त मीटिंग चल रहा है तो स्वाभाविक है गेट बंद करके दरवाज़ा बंद करके कोई मीटिंग करता है। तो वहीं मैं बोला कि कोई भी दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि उनका गुप्त मीटिंग चल रहा है उसके लिए। तो इसको इस ढंग से यूज कीजिए। लैश को जब नॉन ए वर्ब जैसा रहता है यूजिंग पे ध्यान दीजिए। बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है। और आज का थर्ड वर्ड ये रहा, दैट इज थ्रॉटल। थ्रॉटल, ये थीटा जो है थॉ बोलते हैं, उसके पहले देखिए लकीर ऊपर में है, इसका मतलब थॉ पे जोर देना होगा। और रॉ में आर मीन्स रॉ होता है, ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब रा। ई जब उल्टा लिखा होता है दैट इज तो पढ़ेंगे थ्रॉटल। थ्रॉटल थ्रॉटल ये वर्ब होता है। इसका अर्थ होता है टू प्रिवेंट समवन, मतलब किसी को रोकना, अवरोध पैदा करना, उसी को हम बोलेंगे थ्रॉटल। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, पॉसिटी ऑफ फंड थ्रॉटल मी फ्रॉम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। जैसे पॉजिटिव मैंने कमी, यदि मान लीजिए फंड के कमी से मेरा बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो उसको मैं बोलूँगा पॉजिटिव ऑफ फंड थ्रॉटल मी फ्रॉम स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। एंड सेकंड एग्जांपल इज, राहुल गांधी was throttled from speaking about filthy things. राहुल गांधी was throttled from speaking about filthy things. जैसे आप जानते हैं राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में जाकर के क्या बहुत ही घटिया चीज सब बात मैंने बहुत लो स्तर की बात कर रहे थे, उनको रोका गया उनको बोलने से। वही मेरा कहना था कि राहुल गांधी was throttled from speaking about filthy things. And third example is, opposition on and off throttle the proceedings of parliament. जैसे आप जानते होंगे देखने को मिलता है आपको पार्लियामेंट चलने नहीं देता है, खास करके अपोजिशन विरोधी दल। आप मैंने रुक के बीच में देखेंगे कभी कभी ऐसा होते ही रहता है, ऐसा घटना कि वो रोक देता है, अवरोध पैदा कर देता है और पार्लियामेंट चल नहीं पाता है। उसी को मैं बोला अपोजिशन ऑन एंड ऑफ थ्रॉटल द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। And next word of this show that is jump through hoops. जंप थ्रू होप्स, ये इडियम है, इसका मतलब होता है फेस मेनी अप्स एंड डाउन्स इन अचीविंग समथिंग। मान लीजिए कुछ लक्ष्य या कुछ आपका जो चाहत होगा उसको प्राप्त करने के लिए आप बहुत यातनाएं से, बहुत दर्द से, बहुत ऊपर नीचे देखे, बहुत रुकावट आया, विघ्न आया, बाधा आया, उसी को हम बोलेंगे जंप थ्रू होप्स। उस सबको रिप्लेस कीजिए एक सिंगल इडियम से, जंप थ्रू होप्स। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, नरेंद्र मोदी जी जंप थ्रू ए लॉट ऑफ होप फॉर रीचिंग टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। जैसे आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी कोई रातों रात प्राइम मिनिस्टर तो बने नहीं है, पूरा जिंदगी लगा दिए, तब कर दिए और पूरा उतार चढ़ाव का जिंदगी रहा, ये किए कभी वो किए, छोटे छोटे काम किए, तब जाकर के आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसलिए मैं बोला कि नरेंद्र मोदी जी जंप थ्रू ए लॉट्स ऑफ होप for reaching to the post of prime ministership. And second example of this idiom, even we jump through preponderance number of hoops for establishing Dana in English. ये तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की क्या बात है, इवन हम लोग मैंने हम लोगों को भी जो यहाँ जो डायना इंग्लिश हम लोग जो शुरुआत की उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत कष्ट आना पड़ा, बहुत ऊपर नीचे हम लोग देखे, काफ़ी अप्स एंड डाउन देखा हूँ। इसलिए मैं बोला कि इवन वी जंप थ्रू preponderance number of hoops for establishing Dialan English. And third example is, nothing can be achieved without jumping through hoops. मेरा ये कहना है कि कुछ भी बिना उठा पटक के जिंदगी में कुछ मिलता नहीं, संघर्ष करना ही पड़ता है। जो बहुत संघर्ष करता है उसको ही प्राप्ति होता है। इसलिए बोला बिना संघर्ष पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, इसको यूज किया मैं, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट जंपिंग थ्रू हुप्स। और आज का फिफ्थ वर्ड ये रहा, जेंटिल। जेंटिल देखिए डी और 3 जैसा जो है वो अगर साथ में आता है तो जॉ होता है, मीन सिंपल जॉ। और ई जब लिखा होता है ए होता है, एन माने 9, और टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोर देना होगा। आई के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब ई को खींच के बोलना होगा, लंबा करके बोलना होगा, दीर्घी। तो पढ़ेंगे जेंटिल। जेंटिल, इसको पढ़िए जेंटिल। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब है पोलाइट, हम्बल एंड काम पर्सन। मैंने बहुत ही भद्र आदमी, सुशील आदमी जो बोलेंगे, बहुत शांत आदमी जो होता है उसी को हम बोलेंगे जेंटिल। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, आफ्टर रीचिंग टू द हायर पोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल
डू नॉट रिमेन जेंटिल। मतलब ये कहना है कि बहुत आदमी बहुत बड़े पोस्ट पे जब चले जाते हैं, मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब उनका जो भद्रता जो रहता है, जो अभी जो बहुत ही अच्छे आदमी है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। यही मेरा कहना था एग्जाम्पल से। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, Of course, Nitish Kumar ji is gentle person. जैसे आप जानते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा कहना है कि हाँ बेशक नीतीश कुमार जी जो है बहुत ही भद्र मानुष है, बहुत ही अच्छे आदमी है और काम भी पर्सन है। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नो मोर नो ही जेंटिल। मतलब अभी जो उसका व्यवहार है जो एकदम बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, हम्बल नहीं, काम नहीं है, सुशील आदमी नहीं है, भद्र नहीं है, एरोगेंटली दूसरे ही ढंग से बिहेव करता है। इसलिए मैं बोला कि नो मोर नो ही जेंटिल। As you know, my friend, Dan English is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan English has come amidst you all for making you free from doubt. Please, if you want to do something better, if you want to speak English in better way, fluent way, with more speed, then please try to be the part of Dan English. 100% no one can stop you. Even you can't stop yourself from speaking. चलिए आज का सिक्स्थ वर्ड ये रहा, That is concierge. Concierge. कांसीर्ज। इसको बोलिए आप कांसीर्ज। और के बाद देखिए ए है, ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, और एस है सी, और ई जब उल्टा लिखा हुआ दैट इज ए कांसीर्ज। देखिए इसका उच्चारण होगा कांसीर्ज, कांसीर्ज। कांसीर्ज। हाँ, दिस इज ई के ऊपर लकीर है, इसका मतलब ई पे जोड़ देना होगा, कांसीर्ज। कांसीर्ज। दिस इज नॉन, इसका मतलब होता है ऑफिस बॉय, वॉचमैन। जो आपने लोग बोलते थे इससे पहले वॉचमैन बोलते थे या ऑफिस बॉय बोलते थे, उसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे वर्ड और नॉन के साथ कांसीर्ज। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, व्हेन आई रीच जस्ट इन फ्रंट ऑफ द अपार्टमेंट्स आई फाउंड कांसीर्ज। मैंने ये कहना है कि जो ही मैं अपार्टमेंट के सामने गया कि मुझे वहाँ वॉचमैन मिला, तो उसको जब बोलेंगे इस ढंग से यूज कीजिए, बहुत ही अच्छे वर्ड के साथ रिप्लेस कीजिए वॉचमैन को। And second example of this noun, he gave hush money to concierge to keep the matter secret. मान लीजिए वो जहाँ पे रहते थे, किसी अपार्टमेंट में रहते थे, कोई वो कुछ ऐसा काम किए जो कि वहाँ का जो वॉचमैन था उनको देख लिया, तो वो बोला कि मिस्ट्री को मिस्ट्री ही रहने दो, सीक्रेट रहने दो। इसके लिए थोड़ा मैं कुछ उनको पैसा दिया और बोले कि इस मनी को, मैंने वॉचमैन को पैसा दिए, इस मैटर को सीक्रेट रखो, गुप्त रखो, किसी को बताना मत। इसीलिए मैं बोला ही गेव हश मनी टू कांसीर्ज टू कीप द मैटर सीक्रेट। एंड थर्ड एग्जांपल इज, इट इज हार्ड टू फाइंड गुड कांसीर्ज नाउअडेज। मैंने ये कहना है कि आजकल बिरले ही आपको अच्छा आदमी, जो खासकर जो ऑफिस बॉय या वॉचमैन जो रखेंगे, इतना अच्छा आदमी मिल पाएगा, ईमानदार नेक स्वभाव का आदमी नहीं मिल पाता है। यही मैं बोला, इट इज हार्ड टू फाइंड गुड कांसीर्ज नाउअडेज। और आज का सेवंथ वर्ड ये रहा, दैट इज वैंक्विश, वैंक्विश। देखिए वी के ऊपर लकीर है, वी पे जोड़ देना होगा, और वी को भ नहीं पढ़ेंगे, वो। और ए ही जब साथ में आता है तो ए ही होता है, और एन और नीचे जो देखिए मुड़ा हुआ दैट इज अंगा होता है, तो पढ़ेंगे वैंक्विश। और यहाँ पे लास्ट में देखिए सिग्मा है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिग्मा दैट इज तालब शाह। तो इसका अर्थ हुआ वैंक्विश, वैंक्विश। और दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू डिफीट, हराना। मतलब किसी को जब आप हरा देते हैं, इसे बोलते हैं कि डिफीट जो बोलते थे, इसको रिप्लेस कीजिए वैंक्विश से। पहला एग्जांपल देखिए, पाकिस्तान वाज वैंक्विश्ड बाय इंडिया इन 1971। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को पूरे बुरी तरह से हरा दिया था 1971 के जंग में, उसको मटेरियल मिला दिया था, पूरी तरह से डिफीट कर दिया था। वही मेरा कहना था एग्जांपल से। एंड सेकेंड एग्जांपल इज, There is no one can vanquish me. It is a saying of चक्रवर्ती अशोका। जैसे आप जानते थे चक्रवर्ती राजा अशोक थे, उनका कहना था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ताकतवर थे, सुरवीर थे, अब बहुत ही देशभक्त भी थे। इसलिए बोला नो वन कैन वैंक्विश मी, इट इज सेइंग ऑफ चक्रवर्ती अशोका। एंड थर्ड एग्जांपल इज, स्टेट आफ्टर स्टेट
कांग्रेस वॉज वैंक्विश्ड। मैंने आप जैसे जानते हैं ये अभी जनरल इलेक्शन भी हुआ, उसका परिणाम भी आया, उसमें देखने को मिला कि मैंने स्टेट का स्टेट कांग्रेस जो हार गया, तो उसी को मैं बोला एक स्टेट का क्या करना, दूसरे स्टेट तीसरे स्टेट सब स्टेट मिला जुला के हार गया, इसीलिए मैं बोला स्टेट आफ्टर स्टेट कांग्रेस वाज वैंक्विश्ड। Those who came into Danan English with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 8th वर्ड ये रहा, That is go belly up. Go belly up ये idiom है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली फेल या कंपनी, कोई कंपनी है या प्लान जो फेल हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, असफल हो जाता है। इसको हम बोलेंगे गो बेली अप। जब कोई आपका कंपनी हो, उसको किसी चीज के दिक्कत के कारण वो फेल हो जाए, या कोई आप प्लान बनाए, कोई बोले कि नहीं ऐसा करना, ये करना, वो करना, जो कुछ भी आप प्लान बनाए वो कार्य नहीं किया, वो फेल हो गया, उसको ही बोलेंगे हम गो बेली अप। जैसे पहले एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, ड्यू टू रैटेड अप ऑफ इंटरेस्ट रेट मेनी कंपनीज वेंट बेली अप। जैसे आप जानते हैं अभी महंगाई का दर बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा बढ़ाते जा रहा है, उधर फेड अमेरिका में जो है वो भी बढ़ा रहा है। तो जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो छोटे कंपनी पे दबाव आएगा, क्योंकि उनको अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा का आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, इनफ्लो कम होगा, तो छोटे छोटे कंपनी जो सस्टेन नहीं कर पाता है उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा फेल हो रहा है। यही मैं बोला ड्यू टू रैटेड अप ऑफ इंटरेस्ट रेट मेनी कंपनीज वेंट बेली अप। And second example of this idiom, recently one major bank of America went belly up. जैसे आप सुनने में भी आया होगा, कुछ दिन पहले आप ये पेपर में भी सुने होंगे, न्यूज में भी आया था कि अमेरिका बहुत बड़ी अमेरिका जो बहुत ही डेवलप कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उनका एक सबसे बड़ा मेजर बैंक, बहुत बड़ा बैंक एक फेल हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ आ गया खासकर उस बैंक में। इसलिए बोला कि रिसेंटली वन मेजर बैंक ऑफ अमेरिका वेंट बेली अप, फेल हो गया। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज सम ऑफ आवर प्लान्स वेंट बेली अप इन अर्ली स्टेज ऑफ आवर बिजनेस। जैसे देखिए, जैसे हम लोग या कोई भी जो बिजनेस कोई एरेक्ट करता है, खड़ा करता है, उसके लिए बहुत सारा प्लान आपको बनाना पड़ता है, चौकट करना पड़ता है। उसमें से हम लोग का बहुत ज़्यादा प्लान जो है शुरू के बिजनेस की शुरुआत में ही फेल हो गया, उसको ही मैं बोला some of our plans went belly up in early stage of our business. From the bottom of our heart, umpteen times we said, still we are saying, take the rough with the smooth, ride roughshod over the unpleasant mood. Your position, your life will be goodly good. चलिए, जितना भी इसमें वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज हम लोग यूज किए थे उसको हम डिलिनेट कर दिए विद सिंपल एग्जांपल। बिना देरी के हुए एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ। It is my admonition to leave the front gate on the latch so that you can throttle the wrongdoers, and he has to jump through a lot of hoops to get inside the room. Till then, gentle concierge will race to your door. In this way, his plan will be vanquished and gone belly up. मुझे आशा है कि आप पूरा समझ गए होंगे और आप इस शो वर्ड्स गिमिक को आप लाइक भी करते होंगे। मेरे ये आपसे दरख्वास्त है, यदि आप इसे लाइक करते हैं प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर भी कीजिए, शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।